हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। सो आज की वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लास 8 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर जो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, उसका टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था? हमने पिछले वीडियो में ये सभी होल बैकग्राउंड पढ़ लिया था ब्रिटिशर्स के आने से पहले का। सो वो एक बार रिवाइज़ करवाते हैं हमें। एक छोटा सा रिकैप लेंगे फटाफट। औरंगज़ेब जो था वो हमारा हाईएस्ट एंड कह सकते हो बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर था, और वो लास्ट रूलर था मुग़ल रूलर का। उसके बाद भी मुग़ल्स आए रूल करने, मुग़ल्स रूलर की वो चल रही थी, जो सीरीज चल रही थी उनकी। बट जो औरंगज़ेब था मोस्ट उन सबसे ज़्यादा पावरफुल और जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था ना मुग़ल्स की, मुग़ल एम्परर जो था वो औरंगज़ेब था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैंने वहाँ पर एंटरटेन करवा दिया था। सो उसके बाद वो कहते हैं उसके बाद कौन सा आया था, औरंगज़ेब के बाद कौन सा आया था, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। उसका नाम बहादुर शाह था, और वो आपको बहादुर शाह तो उसका चलो एक नेम था, वैसे रियल नेम जो था वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। एंड उसके बाद उसने जो है औरंगज़ेब ने बहुत सारा कंट्रोल कर लिया था पूरे इंडिया की टेरिटरी में। अब उसकी डेथ जब हो गई, उसकी डेथ हो गई 1707 में। एंड बहुत सारे जो मुग़ल रूलर्स हैं, मुग़ल गवर्नर्स हैं, सूबेदार, बिग ज़मींदार्स हैं, वो सभी अपनी अपनी अथॉरिटी और कह सकते हैं अपने अपने इंडिपेंडेंस असर्ट करने लगे कि हमें भी अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। वी आर नॉट मोर इन दी मुग़ल रूल एंड वी आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द मुग़ल रूल, वी नीड अवर ओन इंडिपेंडेंट कंट्री, और यू कैन से इंडिपेंडेंट किंगडम। सो बहुत सारे पावरफुल किंगडम्स इमर्ज हुए, न्यू इमर्ज हुए। दिल्ली जो थी वो एक इफेक्टिव सेंटर नहीं बन के रह पाई काफ़ी देर के लिए। दिल्ली जो थी जहाँ पर औरंगज़ेब टोटल रूल करता था, वहाँ पर उसका सेंट्रल पॉइंट था, वो ज़्यादा देर सेंट्रल इफेक्टिव नहीं रहा। एंड बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जो कि हाउएवर जो न्यू पावर्स इमर्ज कर रही थी, जो न्यू पावर्स के नेम में आप एक ब्रिटिश रूल भी कर सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक न्यू पावर थी जो इमर्ज हुई। सो अब हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पेज से, जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। सो एज़ पर द टॉपिक, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश की कंपनी का नेम है, एंड ईस्ट इसमें डिपिक्ट कर रहा है इंडिया। ये हमारा होल वर्ल्ड का चार्ट है, उसमें हमारी ईस्टर्न साइड पे हमारी आप कह सकते हो ये ईस्टर्न साइड जो है उस पर हमारी इंडिया लोकेट होती है। एंड सॉरी, एंड उसके बाद उन्होंने कहा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे पहले तो यहाँ पर इन 1600, ये ईयर 1600 है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी दैट मीन ब्रिटिश, उन्होंने एक चार्टर एक्वायर किया। चार्टर आप कह सकते हो एक तरह से एक पूरा एक लीगल फॉर्म होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जो कि उन्होंने असर्ट करवाया और यू कैन से इशू करवाया, एक्वायर करवाया। इंग्लैंड की जो क्वीन थी एलिजाबेथ वन, उनसे ग्रैंड करवाया। उस चार्टर का मतलब क्या था? उस चार्टर का मतलब क्या था? उनका मतलब ये था कि जो ब्रिटिश हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, दे हैव एक्वायर्ड अ कंपनी ना। सो कंपनी को एक चार्टर इशू हुआ जो कि ये कह रहे हैं कि उनको एक सोल राइट था, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में से सिर्फ वो ही एक ब्रिटिश कंपनी है, इंडिया कंपनी है, जो कि ब्रिटिश कंपनी आप कह सकते हो, जो कि इंडिया में रूल करने जाएगी, ईस्टर्न साइड में रूल करने रूल नहीं, ट्रेड करने जाएगी। नो अदर कंपनी और नो अदर ब्रिटिश कंपनी कैन गो टू ईस्ट साइड, ईस्टर्न साइड फॉर ट्रेडिंग, स्पेशली इंडिया जहाँ पर वो ट्रेड करना चाहते थे। सो यहाँ तक तो था कि उनको कोई इंग्लिश कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा इंग्लैंड से जो आया हो, बट कंपटीशन ख़त्म तो नहीं होगा। होल वर्ल्ड हैज़ अ डिफरेंट ट्रेडिंग कंपनीज एंड दे ऑल वांट टू कम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू ट्रेड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। सो वो ट्रेड के लिए वो इंग्लैंड से इंडिया तो आ गए चार्टर इशू करके। जो बाकी थे, फ्रेंच थे, डच थे, पोर्टुगीज़ थे, वो सभी उनके लिए एक कॉम्पिटिटर के रूप में वहाँ पर आए थे। दे आर ओनली फ्री फ्रॉम दी कॉम्पिटिटर कम्स फ्रॉम ईस्ट, कम फ्रॉम द इंग्लैंड और ब्रिटेन टाइप स्टेट्स ऑफ इंग्लैंड सो उनसे सिर्फ उनके पास एक सोल राइट था, बट पूरी कंट्री से तो नहीं था ना। तो उन्होंने क्या कहा पहले तो कि ये ट्रेडिंग होती है कि आप सभी को पता है कि कम प्राइस में लेते हैं और बहुत ज़्यादा प्राइस में बेच देते हैं। तो यूरोप में वो यही ट्रेडिंग के लिए गुड्स इकट्ठा करने के लिए इंडिया पे आए थे। सो
इस टाइम पे फेयर कंपटीशन हो रहा था, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज जो थी, मर्केंटाइल, आपको यहाँ पर वर्ड दिख रहा होगा नीचे यहाँ पर। मर्केंटाइल का मतलब ये होता है कि लाइक वो कंपनीज एक बिजनेस एंटरप्राइज, एक बिजनेस की थ्योरी जो कि कम प्राइस से लेना और ज़्यादा प्राइस में बेचना, तो वो वाली ट्रेडिंग कंपनीज जो कम प्राइस में लेती हैं और ज़्यादा में बेचती हैं, उनके एक कंपनीज को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था उन दिनों में स्पेशली। तो जब कंपटीशन नहीं थे, तो उसके बाद इन्होंने कहा द रॉयल चार्टर हाउएवर, अब यहाँ पर इन्होंने, आप देख सकते हैं, द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि अदर पावर्स जो थी, अदर ट्रेडिंग कंपनीज जो इंडिया में ट्रेड करने आई थी, उनको तो वो रोक नहीं सकते थे। तो उन्होंने तो सिर्फ इंग्लैंड का चार्टर इशू किया था। तो उसके बाद इन्होंने बताया है अब यूरोपियन पावर तो ईस्टर्न मार्केट में आ चुकी है बाय द टाइम फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, आप यहाँ पर नोट डाउन करो। देखो, द फर्स्ट इंग्लिश शिप, जो फर्स्ट इंग्लिश शिप थी ना, लाइक सबसे पहली शिप सेल हुई थी वेस्ट कोस्ट से, अफ्रीका से राउंड करके केप ऑफ होप से। आप यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ऊपर भी देख सकते हो, यहाँ पर एक मैप दिया गया आपको ऊपर। तो उन्होंने क्या बताया है कि ऑल ओवर द अफ्रीका, अब वेस्ट कोस्ट से यहाँ से वो अफ्रीका से राउंड होके, जो शिप पास हुई थी अफ्रीका से राउंड होके केप ऑफ होप जो है, वहाँ से जाने के बाद एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन को भी क्रॉस करने के बाद इन्होंने लाइक वेस्टर्न कोस्ट एंड बहुत सारी, लाइक पूरे घूम फिर के वहीं पर आने के लिए जो शिप सेल हुई थी, जो फर्स्ट रूट निकाला था इंडिया तक आने के लिए, वो था वेस्को दी गामा ने निकाला था। तो it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer who had discovered the sea route in India 1498 में। जो सी रूट है वो निकला था 1498 में, ये नोट डाउन कीजिए। By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trading to India. तो जो डच थे, डच जो ये एक भी, यहाँ पर भी एक कंट्री है डच, तो वो भी बहुत ज़्यादा लाइक वो थे कि हमने भी इंडिया में ट्रेड करना है, सभी इंडिया में आना चाहते थे। तो जो प्रॉब्लम थी वो कंपनी के लिए थी कि सब ये, वो भी नहीं थी कि चलो कॉम्पिटिटर्स आए तो हमें क्या प्रॉब्लम है, वो सोच रहे होंगे ना कि हमें क्या प्रॉब्लम है, वो आएंगे अपना खरीदेंगे अपने पास बेचेंगे, हम अपना खरीदेंगे इंग्लैंड में अपना बेचेंगे। तो वो प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि वो सभी लोग जो हैं, जो सभी कंपनीज़ वहाँ पर अराइव हुई हैं, रीच हुई हैं, वहाँ पर रीच किए उन्होंने, तो वो सभी जो हैं एक ही तरह का गुड जो है वो बाय करना चाहती हैं, सिर्फ एक ही गुड में इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर स्पाइसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, तो वो सभी कंपनीज जो है वो सिर्फ स्पाइसेस के पीछे पड़ी हैं। अगर वहाँ पर कॉटन अच्छी मिलती है इंडिया में, तो हमारे कंट्री में जो कॉटन है तो वो कॉटन के पीछे पड़े हैं। सो लाइक ये थीम थी कि ज़्यादा डिमांड है, बट लाइक डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई प्राइस की, कि हमें डिमांड हो गई कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, तो ऑब्वियसली प्राइस जो है वो बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगी। तो यहाँ पर यही बताया, कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंट्री इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस, रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न्ड। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये इसे समझना ज़रूर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो ब्रिटेन से आई थी, ब्रिटेन से जो आई थी, बी लिख देते हैं यहाँ पर। सो जो ब्रिटेन से आई थी कंपनी ब्रिटिश की, वो भी थी वहाँ पर, फ्रेंच की कंपनी भी थी, डच की कंपनी भी थी, वो सभी को चाहिए थी एक चीज़। सपोज़ कर लो हमारे यहाँ पर स्पाइसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, क्लोव्स हैं, पेपर, कार्डेमम, सिनेमम, सो स्पाइसेस बहुत सारे हैं। आप यहाँ पर, मैं आपको एक एग्जांपल देके ही बता रही हूँ, सॉरी, स्पाइसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ये रहे हमारे स्पाइसेस, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर है ब्रिटिश, यहाँ पर डच, यहाँ पर फ्रेंच, ठीक है, ये सभी कंपनीज़ को चाहिए जो है वो है स्पाइसेस चाहिए इन सभी को। स्पाइसेस की डिमांड जो है वो हाई रेट पे चली गई, एंड जो प्राइजेज़ हैं वो तो हाई रेट पे पहले चली गई उसकी डिमांड। अब इनके जो जैसे स्पाइसेस के जो प्रॉफिट मिलता था, जो हमारे इंडियंस को पैसे मिलते थे, अब अगर ये कहेगा ब्रिटिश के मुझे चाहिए स्पाइसेस, अगर हम 15 रुपये में ख़रीद रहे हैं वो, तो वो डच वाले कहेगा मैं तुम्हें 20 रुपये में लेना है, मुझे दो। ये बोलियाँ लग रहेंगी, तो फ्रेंच कहेगा मैंने 50 रुपीज़ में लूँगा, मुझे दो। तो उसकी एक तरह से प्राइस हाई हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस भी हाई हो गए। अब
अगर ब्रिटिश वहाँ पर स्पाइसेस को 15 रुपीज़ में कह लो लेते हैं और अपने ब्रिटेन में जाके 20 रुपीज़ में बेचते हैं, तो वहाँ पर उसने क्या कहा, 15 रुपीज़ में ख़रीदते थे, अब उसकी डिमांड बढ़ी तो उन्होंने अगर 20 रुपीज़ सपोज़ कर लो तो उन्होंने 18 रुपीज़ में ले लिया। पहले वो क्या करते थे, अगर वो 15 रुपीज़ में लेते थे और ब्रिटेन में जाके उसे 20 में बेचते थे तो उन्हें 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होता था, ₹5 का प्रॉफिट होता था। बट अब उसकी डिमांड बढ़ी, अब 15 की जगह वो 18 में ख़रीद रहा है वो, तो 18 अगर वो 18 में ख़रीदा उसने और कितना बढ़ा लेगा, 20 से 21 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पर ज़्यादा तो प्राइस नहीं बेच सकता ना ब्रिटेन में, तो वो 20 में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ, सिर्फ 2 रुपीज़ का। आगे होता था 5 का, अब 2 का, तो उनका प्रॉफिट भी कम हो गया। सो ये इससे ये होता है कि वो डिमांड जो थी वो बढ़ी हुई थी, उसका प्राइस बढ़ गया, एंड प्राइस बढ़ने से उनके प्रॉफिट कम हो गए जो भी कंपनी उसे ख़रीदना चाहती थी। तो ये प्रॉब्लम एक आई। अब उसके बाद इन्होंने ये बताया कि प्रॉफिट रिड्यूस हो गए, तो बस एक ही तरीका था कि कंपनी को कि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, वो क्या था, राइवल कॉम्पिटिटर्स को हटा के रास्ते से, लाइक जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे, एनिमीज़ थे आप कह सकते हो, दूसरे ट्रेडिंग कंपनी से उनके दुश्मनी हो गई एक तरह से, तो वो उन्हें एक तरह से बहुत डाउन करने की कोशिश की गई, बहुत ज़्यादा हटाने की कोशिश की गई। तो वो आर्म्स की हेल्प से पहले तो बैटल्स हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई ट्रेडिंग कंपनीज़ के बीच में, ये हम अगले पढ़ेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में तब। तो ट्रेड जो थी वो आप कह सकते हो शिप्स में पहले तो जब लेके जाते थे, अगर हमारे पास यहाँ पर सी रूट है, अगर ब्रिटेन में जो ब्रिटिश जा रहे हैं, सपोज़ कर लो ये ब्रिटिश की शिप यहाँ पर लगी हुई है, शिप यहाँ पर लगती है, ठीक है, वहाँ पर एक उनका वो होगा ना गोडाउन टाइप, ठीक है, वहाँ पर से शिप गई, यहाँ से घूम के इंडिया है ना यहाँ पर वहाँ, तो बंगाल में थे अगर, तो यहाँ से घूमकर पूरी यहाँ तक अपने ब्रिटेन में वो पहुँच जाते थे इंडिया से। तो वो उसके बीच बीच में शिप में, तो वो बीच में किसी, अगर यहाँ पर जैसे इंडिया है यहाँ पर, तो बीच बीच में डच की भी आ जाती थी जगह, और बीच बीच में किसी और की भी आ जाती थी, तो वो बीच में आर्म्स की हेल्प से ट्रेड करना पड़ता था उन्हें। लाइक यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर वो ब्रिटिश यहाँ से आ रहे हैं सामान लेकर और अपने ब्रिटेन में बेचने जा रहे हैं, तो बीच में यहाँ पर जैसे इंडिया है पूरा, यहाँ पर फ्रेंच है, यहाँ पर पोर्टुगीज़ हैं, तो यहाँ पर बीच में फ़ाइटिंग हो जाती थी, तो उन्हें आर्म्स कैरी करने पड़ते थे, हथियार कैरी करने पड़ते थे, ताकि वो अपनी हेल्प रख सके, प्रोटेक्शन, तो उनको फोर्टिफिकेशन भी करनी पड़ती थी, लाइक अपने सामान कहीं पर को तो स्टोर करेंगे ना, अगर उन्होंने एक स्पाइस लिया तो ब्रिटेन थोड़ा ना जाएंगे पहले एक स्पाइस रखने, तो वो अपने एक गोडाउन सा बनाते थे, तो फोर्टिफिकेशन करते थे, जिसके द्वारा मीन्स जो अगर आप एक ब्रिटिश जो है वो हमारे इंडिया में कोर्ट बना रहे हैं, जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ उनकी कॉन्फ्लिक्ट होती थी, लड़ाई होती थी, क्या अगर आपके घर में एक कोई भी लाइक कह लो कि कोई सामान बेचने वाला, कपड़े बेचने वाला आपके घर के अंदर वो अपना घर बना रहा है, साइड पे रेडी लगा रहा है, आप कह लो अपना घर बना रहा है, तो आपको बुरा लगेगा ना, मेरे घर के नीचे मेरे को बिना पैसे भी दिए मेरे को ये सिर्फ बेचने आया था और मेरा सारा यहाँ पर रूल करने लग गया, ये तो वो बुरा लगेगा, तो उससे डिफ़िकल्टीज़ आती थी। तो हम अगले टॉपिक में जब पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल का, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तो आगे अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल में से। सो दिस इज़ टिल हियर, एंड so thank you for watching my video, and please subscribe to my channel study talk, and also like share comment। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।